बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके घर वालों को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखा हो। जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज आपसे बहुत बड़ी लैंड स्कैम और फ्रॉड की जो है दास्तान डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिससे पूरा पाकिस्तान बिलखसूस लाहौर के रेजिडेंट्स बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं और उनका बहुत ज़्यादा सरमाया उसमें डूबा है। जी हाँ, मैं बिल्कुल, अगर आप समझ सकें, ये फिरोजपुर रोड के ऊपर एक हाउसिंग सोसाइटी बनने जा रही थी जिसका नाम था ईडन गार्डन्स। इससे पहले इन्होंने 2-4 प्रोजेक्ट किए हुए थे, जिनमें एक ड्राइविंग रोड की तरफ अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे ईडन विलास हैं, फिर ईडन पैलेस है, और नीचे आप जब उधर को जाते हैं, नहर वाला रोड है, कनाल रोड, ठोकर से मुल्तान रोड की तरफ, तो वहाँ पे इन्होंने ईडन विलास के नाम से बनाई थी सोसाइटी। और इन्होंने चीज़ें जो थी बड़ी खूबसूरत डेवलप करके बड़ी टाइमली लोगों को डेवलप की थी, जिससे इनका बड़ा नाम बन गया हुआ था। बहुत खूबसूरत इन्होंने सोसाइटीज़ वगैरह जो थी उनको मैनेज किया, लोगों को टाइमली डिलीवर किया, और स्टैंडर्ड लाइफ के जो थे इन्होंने वहाँ पे एमेनिटीज़ जो थी इंट्रोड्यूस करवाई थी। ये बात है 2006-7 से ऑनवर्ड ईडन जो थे डेवलपर्स ये आए थे मार्केट में, तो इन्होंने थोड़े ही अरसे में अपना बहुत ज़्यादा नाम बना लिया था। और उन्हीं दिनों की बात है कि 2010 में फिर ये एक किस्तों का प्लान लेके आए जो इन्होंने फिरोजपुर रोड के ऊपर लॉन्च किया, और उसकी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज 3 मरला, 5 मरला और इस हिसाब से आगे चलते जाएँ तो बनाई थी, जिसमें लोगों ने बहुत इंटरेस्ट लिया। और उसमें बड़ी तशखीर वगैरह भी उसकी हुई, जगह जगह पर आपने उसके बिल बोर्ड्स और बैनर्स वगैरह देखे होंगे। सेकेंडली प्रॉपर्टी डीलर्स ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और लोगों का बहुत ज़्यादा रुपया यहाँ पर जो है वो इन्वेस्ट हुआ। और उसकी उस वक्त की अगर मैं आपको मालियत, जो लोगों ने डाउन पेमेंटें वगैरह देकर उसकी फ़ाइलें वगैरह ली और बाद में वो बेचारे किस्तें वगैरह अदा करते रहे, तो ये तकरीबन इन दी एंड पर जाकर जब आपने अपना सब कुछ उनको दे दिया हुआ था और चीज़ें आपको डिलीवर नहीं हो रही थी, फिर बैलेटिंग वगैरह और दीगर इश्यूज़ वगैरह आ गए थे, तो फिर लोगों ने एहतजाज करना शुरू किया। तो तब तक लोगों का यहाँ पर 15 से 16 अरब रुपया इन्वेस्ट हो चुका हुआ था, और जो बायर यहाँ मुतासरीन थे वो अब एहतजाज पर जो थे वो मजबूर हो चुके हुए थे। शोरो गोगा होना शुरू हो चुका हुआ था, पटिशन्स वगैरह, दरख्वास्तें और पर्चे वगैरह इन पर कट रहे थे। सोसाइटी के ओनर का नाम डॉक्टर अमजद था, जिनके ख़िलाफ़ बहुत सारी दरख्वास्तें गई थी, और वो मामला जो था सब जुडिश हो चुका हुआ था। और अब ये है कि इसका फ़ैसला आ चुका हुआ है, तकरीबन इसको थोड़ा अरसा गुजर चुका है कि इसका फ़ैसला हो चुका हुआ है, अदालत से ये फ़ैसला होकर ये केस ख़त्म हो चुका हुआ है। तो इस वजह से अब मैंने सोचा कि चले मैं आपको बताता हूँ कि लाहौर में ईडन गार्डन्स के नाम से एक प्रोजेक्ट आया था जिसने लोगों को दब के लूटा और लोगों का उसने भत्ता निकाल दिया। ये बहुत सस्ता टाइम था जब चीज़ें आपको कैश के ऊपर भी आसानी के साथ मिल जाती थी, प्लॉट्स वगैरह। लेकिन लोगों ने अच्छी लाइफस्टाइल गुजारने के लिए ईडन का पुराने प्रोजेक्ट देखे हुए थे, वो उनसे मुतासर थे। अपनी तरफ से लोगों का यही ज़हन होता है कि चलो किस्तों के ऊपर जगह ले लेते हैं, फिर उसकी किस्तें उतारते रहेंगे और किसी अच्छी सोसाइटी के हम भी पार्ट बन जाएंगे, वहाँ पर रहेंगे, रिश्तेदार आएंगे, उनको दिखाएंगे, वो कहेंगे क्या बात है, बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट की। और सेकेंडली इसमें इन्वेस्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं जो फाइल्स वगैरह उठा लेते हैं और फिर वो टाइमली बेचते रहते हैं। तो क्या हुआ है, जब लोगों ने कब्जे मांगना शुरू किए, इनके पीछे आना जाना शुरू हुए, तो किसी को भी कुछ ना मिला, बल्कि उन्होंने पर्चे कटवाए। डॉक्टर अमजद को अरेस्ट कर लिया गया, फिर उनको कैद किया गया। उन्होंने अदालत में कहा कि मैं चलो थोड़ी सी कोई रकम दे देता हूँ, 3-4 अरब रुपया, तो आप मुझे फ़िलहाल बाहर निकालें, फिर मैं बाहर निकल कर इनको जो है इनके मसाइल को सॉल्व कर देता हूँ। वो ऐसे कि लोगों को जब उन्होंने ऑफ़र की कि आपने जो भी हमें पे किया हुआ है उसको आप हमसे ले लें, उसके लिए उन्होंने 2-3 साल का टाइम भी मांगा था कि आप 2-3 साल दें, हम आपको हर चीज़ क्लियर कर देंगे। तो फिर लोगों ने क्या कहा कि हम जी प्लाट ही लेंगे, कब्जे ही लेंगे, हमने यहीं पे ही रहना। उसका क्या नतीजा निकला नाजरीन, जैसे ही वो बाहर आए वो दुबई चले गए, वहाँ पर रहना शुरू हो गए। फिर करते करते एक वक्त आया कि डॉक्टर अमजद का बेटा मुर्तज़ा अमजद गिरफ्तार हो गया। उसको दुबई से इंटरपोल के ज़रिए गिरफ़्तार करके लाया गया, क्योंकि इस पूरी फैमिली के रेड वारंट्स जारी हो चुके हुए थे और
केस बहुत हाई एहतियार कर चुका हुआ था। रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों हज़ारों लोग जो थे वो सड़कों पर आ जाते थे, अदालतों के सामने जाते थे, एहतजाब अदालत के सामने बड़ा एहतजाज इसके हवाले से होता रहा और माजी का ये हिस्सा बन चुका है। फाइलों में सब कुछ मौजूद है। तकरीबन 10,000 सफ़ों की पटिशन जो है वो एहतसाब अदालत में और दीगर प्लेटफार्म्स के ऊपर वफाकी अदालत में पेश वगैरह की गई हुई थी और सब कुछ जो था वो कानून के हाथ में था। लेकिन पाकिस्तान है, यहाँ पर असर और रसूख बहुत अहमियत रखता है। ऊपर से डॉक्टर अमजद साहब जो थे वो साबका DCO के बेटे थे और सेकेंडली उनकी शादी भी एक बड़े ख़ानदान में हुई। उनके जो ससुर थे वो IG पंजाब रह चुके हुए थे। और उसके अलावा अगर आप मौजूदा दौर के अंदर देखें तो साबका चीफ़ जस्टिस जो उस वक्त के चीफ़ जस्टिस थे चौधरी मोहम्मद इफ्तिखार, उनकी बेटी की, उनकी साहबजादी की शादी भी जो थी वो डॉक्टर अमजद के बेटे हसन अमजद के साथ हो चुकी हुई थी। तो काफ़ी तरीक़ों के साथ उनको कानूनी तौर पर भी मैनेज किया जाता था, अंदर ही अंदर से रिलीफ वगैरह भी मिले। ये तो अब छानबीन हो और ये चीज़ें सामने आएँ तो फिर पता चलेगा कि कहाँ पर सरकारी असर और रसूख इस्तेमाल हुआ है, कहाँ पर लोगों को तरीके के साथ मैनेज किया गया। वो तो पार्टी प्ली गार्डन के ऊपर भी आ चुकी हुई थी, प्ली बार्गेन करना चाहती थी, लेकिन थोड़ा अरसा लगा कि हसन मुर्तज़ा को रिलीफ मिला, वो अदालत से छूटे और फिर वो वापस दुबई गए और फिर करनी ऐसी देखी कि वो दुबई से भी आगे फर्दर मूव किया उन्होंने। वो अब कनाडा में है, ठीक है, और लोगों का पैसा यहाँ पर डूब चुका हुआ है। लोग किसी मसीहा के इंतज़ार में है, कुछ भी नहीं होने वाला। क्या हुआ था, एक बड़ा नाम था, इसके साथ इन्वेस्ट किया और देखते ही देखते लोग सुनहरे ख्वाब जो उनको नज़र आ रहे थे वो अपनी एक ख्वाबों की दुनिया में जी रहे थे, उसका चकनाचूर हो गया। उसका नतीजा ये निकला कि किसी को भी कुछ ना मिला। लोग यही सोचते रह गए कि आज हम ईडन गार्डन में घर बनाएंगे, तो नाज़रीन कुछ भी ना हो सका सिवाय इसके कि लोगों का बहुत बड़ा सरमाया डूब गया। और इसमें एक चीज़ आप देखें कि जब वो पार्टी कह रही थी कि हम इनको रिटर्न कर देते हैं इनके पैसे, तो लोगों के अंदर भी थोड़ा सा लालच था अच्छी सोसाइटी में रहने का। तो जिन लोगों को ये लालच था कि हमें यहाँ पर प्लॉट मिलेंगे, कानून जो है वो कोई रास्ता निकालेगा और हमारी चीज़ें हमें टाइमली लेके देगा, कानून ने कुछ भी ना किया सिवाय इसके कि ज़मानतें होती रहीं। एक वक्त ऐसा भी आया कि डॉक्टर अमजद साहब बहुत ज़्यादा बीमार हो गए और उन्हें किसी वजह से ना पाकिस्तान आना पड़ गया। तो यहाँ पर आते ही उनको जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया। वो दोबारा अदालती चक्रों में पड़े और होते 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 ये हुआ कि वो फौत हो गए। उनकी फौतगी की खबर को बहुत ज़्यादा जो है ना लोगों ने छुपाया, उनकी फैमिली ने छुपाया। लेकिन आपको पता है कि जब मुतासिरीन पीछे चढ़े हों और हर बंदा कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई सोर्स लड़ा कर खबर लेने के चक्रों में हो, तो वो लोगों को पता चल गया कि ये फ़लाँ कब्रिस्तान के अंदर डॉक्टर अमजद को दफनाया जा रहा है। तो दुनिया वहाँ पर पहुँच गई। उन्होंने वहाँ पर नारेबाजी लगाना शुरू कर दी, एहतजाज शुरू कर दिया। पुलिस प्रोटेक्शन वहाँ पर आई, पुलिस ने प्रोटेक्ट किया, लोगों को मैनेज किया। वहाँ पर उनकी तदफीन हुई। लोगों को यही डर था पुलिस को और उनकी फैमिली को कि कहीं ये किसी तरह मुर्दे की बेहुरमती ना कर दें या उनकी कब्र को खोद कर बाहर निकाल कर मुर्दे के साथ कोई और अड़बा ना निकाल दें। तो उन लोगों ने वहाँ पर शोर डोज गोगा किया कि आप इनकी बेगम को अरेस्ट करें, इनको पकड़ें, इनसे हमारी चीज़ें दिलवाएं, इनसे हमारे रिलीफ का रास्ता निकले। तो फिर ये हुआ, डॉक्टर अमजद साहब की बेगम अंजुम अमजद को भी रिलीफ मिल गया, वो भी छूट गई, लोगों का पैसा डूब गया। तो कहने का मकसद ये है कि जब डेवलपर्स आपको पता लग जाएगा ये फ्रॉड कर चुके हुए हैं, हमारा पैसा यहाँ पर डूब भी गया हुआ है, यहाँ से बहुत मुश्किल है निकलना। और जब सोसाइटी ये गए ना कि आप अपने पैसे उठा लें, तो काइंडली आप मेरी बात को गौर करना, आप वहाँ से अपने पैसे उठा लिया करें। इस तरह ये होता है कि जो पावरफुल लोग होते हैं वो तो निकल जाते हैं, वो गरीब मस्कीन, वो बेचारा जो बड़ी मुश्किल से किस्तें निकालता है, कहाँ से लेकर डाउन पेमेंट आता है, पे करता है और फाइल लेता है और उसके ऊपर सारी ज़िंदगी किस्तें भरता रहता है और एंड ये निकलता है कि उसको जगह नहीं मिलती। और फिर जब उनको वो कोई चांस मिल जाए कि उनको पैसे वापस मिल रहे हैं, तब वो कहते हैं कि हमने पैसे नहीं लेने। तो डेवलपर तो आपको पहले ही पता लग जाता है कि फ्रॉडिया। अब उसके पास एक ही चारा होता है, या वो कहता है कि आप अपने पैसे ले लो, या वो ये कहता है कि जी मैं आपको प्लॉट्स वगैरह दे देता हूँ। तो आपसे यही गुजारिश है, आप इनके झांसे में ना आया करें। जो पार्टी आपके पैसे रिवर्स करे, आप उससे फौरी चेक लें, उनसे फौरी पकड़ें अपने पैसे,
ताकि आप किसी और जगह पर ले लें। अब अगर मैं उस दौर में कंपैरिजन करूं तो सोने की कीमत तकरीबन 2015 में 16-17 हज़ार रुपया तोला थी, और अगर आप आज देखें तो ये जो है इसकी कीमत तकरीबन 1.5 लाख रुपए तोले के करीब है। तो देखें कि आपने अपना कितना बड़ा सरमाया वहाँ पर जो है वो गर्क किया। आपको 2016-17 के दरमियान एक चांस मिला 7-8 साल बाद कि वहाँ पर आपको वो पैसे रिटर्न करने थे, आपने वहाँ भी ना पकड़े। तो अब तो आपका सारा सरमाया डूब चुका हुआ है। अब तो रोज़े हशर वाले दिन ही इसका कोई रिलीफ अल्लाह ताला की ज़ात दे तो दे, यहाँ से दुनिया से आपको किसी बंदे ने कुछ नहीं देना। तो नाजरीन, इससे मुतलका और भी कोई वीडियोस आएंगी तो मैं इंशाल्लाह आपको लाजमी अपडेट करूंगा। आप इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी टीम का हिस्सा बने। मैं आपको सारे लैंड स्कैम्स बताऊंगा, यहाँ पर क्या क्या होता रहा है, और आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी सोसाइटीज़ में आप इन्वेस्ट करें। इंशाल्लाह आपको वहाँ पर प्लॉट्स या ज़मीनें जो भी आप लेंगे इंशाल्लाह देखेंगे कि वो साफ़ हों, वहाँ पर आप इन्वेस्ट करें और आपको चीज़ें भी मिलेंगी। तो आपको इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मेरी टीम का हिस्सा बनना पड़ेगा। मेरा चैनल अगर आपको पसंद है या गुफ्तगू पसंद है तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन दें। अनटिल नेक्स्ट व्लॉग, आप सबको अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।